धनंजय जी, मैं आपके पास अब आ रहा हूं। मुझे धनंजय जी एक चीज ये समझाइए, देखिए भाई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पावर पॉलिटिक्स में है। ये कह देना कि अगर गुजरात में बीजेपी छोड़ के उसको जस्टिफाई करती है तो, और अगर बिहार में कोई छोड़ रहा है तो वो ठीक नहीं है, ये मेरे ख्याल में दो अलग अलग पैरामीटर्स हो रहे हैं। क्योंकि भाई अगर आप वहां, अब ये जैसा दारापुरी साहब ने कहा कि वो हीनियस क्राइम की डेफिनेशन में जो जो आ रहा है कि रेप आता है, सरकारी अधिकारी आता है, ये सब लोग आते हैं। मैं धनंजय जी ये समझना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी इस समय जिस जगह अपने को पिच कर रहे हैं और जैसा उनका उनका एक जनरल इंप्रेशन भी है, वो ओबीसी, दलित, पिछड़े, इस वाले वर्ग को के चैंपियन बनने की कोशिश हो रही है। ऐसे में जैसा जैसा मैसेज जा रहा है कि वो एक, चूंकि आनंद मोहन राजपूत हैं और उनका फायदा हो रहा है इत्यादि इत्यादि, ये कुछ मतलब ये केवल चुनावी गणित है या इट इज बियॉन्ड समथिंग? अगर ये लॉन्ग टर्म में कुछ एक देश में इस तरह की डिबेट हो और एक कानून, तारापुरी साहब कह रहे हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सीआरपीसी और आईपीसी तो मेरे हिसाब से भाई वो तो देश में एक चलता है ना। मैं थोड़ा धनंजय जी आपसे इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट की बात समझना चाहूंगा। देखिए, पॉलिटिकली तो कहेंगे तो बिल्कुल ये कहा जाएगा कि नीतीश कुमार ने ये जो किया है उससे उनको लाभ मिलेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और ये जो आप दारापुरी साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही है कि केंद्र का एक कानून होता है, लेकिन स्टेट अपना कानून बनाता है। और इसी के तहत 2012 में ये बिंदु कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है किसी सरकारी कर्मचारी का तो उसको माफ़ी नहीं दी जाएगी, ये प्रावधान नीतीश कुमार ने ही जोड़ा था 2012 में। उसके पहले ये प्रावधान नहीं था। एक तो बात ये समझने वाली है। दूसरी बात यह है कि ये जो आनंद मोहन जी के नाम पे जो शोर किया जा रहा है या जो चर्चा की जा रही है, वो खाली आनंद मोहन नहीं है, और 26 अपराधी हैं जो अलग अलग अपराध में बंद थे जेलों में। अब जो है उसमें जो है वो सब सारे कास्ट के हैं, वो यादव भी हैं, मुस्लिम भी है, दलित भी है, गैर पिछड़ा भी है, वो सारे अलग अलग जाति के नेता हैं। बल्कि मैं कहूं कि नीतीश कुमार की जाति का जो एक नेता बंद है उसके लिए हल्ला किया जा रहा है कि अशोक महतो को नहीं छोड़ा गया है। तो नीतीश कुमार की जाति का कोई व्यक्ति बल्कि नहीं है। तो नीतीश कुमार ने ये जो किया है उसमें बिल्कुल राजनीति है, इससे इनकार नहीं हो सकता। लेकिन देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है और बहुमतवाद जिस तरह से चल रहा है, नैतिकता को किनारे करके, आदर्श को किनारे करके जो किया जा रहा है, उसमें तो कहीं से हम एकदम सीधे सीधे केवल नीतीश कुमार को आरोपित करते हैं तो भी लगता है कि थोड़ा सा ज्यादती कर रहे हैं। 2-3 बिंदु मैं रखना चाह रहा हूँ। जैसे अब अरुण कुमार एक सांसद हैं, औरंगाबाद से रहे, वो जानते होंगे आप उनको, अरुण कुमार जी को, डॉक्टर अरुण कुमार। उन्होंने भी जो है कहा कि जो इनकी रिहाई हुई है उसको मैं गलत नहीं मानता, और उन्होंने कहा कि उनको दरअसल लालू प्रसाद यादव जी ने फंसाया था और ये जो है नीतीश कुमार ने ये प्रायश्चित किया है उनको रिहा करके। फिर एक आप जो राजीव प्रताप रूढ़ी जी का नाम लिया, जो बीजेपी के सांसद भी हैं अभी, उन्होंने कहा कि ये जो है, फिर सेम अरुण कुमार वाला डायलॉग दोहराया, और उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं इस बात का कि आनंद मोहन जी को छोड़ा गया। गिरिराज सिंह भी नीतीश कुमार पे तो आरोप लगाया, लेकिन आनंद मोहन के छोड़े जाने का विरोध नहीं किया उन्होंने। तो बीजेपी भी जो वहां बिहार में है वो विरोध वाले स्वर में नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि उसको भी लगता कि अगर कहीं आनंद मोहन सिंह का विरोध किया तो राजपूत वोट हमसे कट न जाए। मैं एक और बात कहूं कि देखिए, एक दो तरह की चीजें हमारे बिहार में या उत्तर प्रदेश में सामंती व्यवस्था लंबे समय से रही, तो बाहुबली जाने जाते रहे, लेकिन बाहुबली भी दो तरह के हमारे यहाँ। एक बाहुबली होते हैं जो एक ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं सामंती तेवर लेकर के, एक होता है जो बीच में कहीं से गुंडा बनता है और गुंडा बन करके वो ताकत जमा कर लेता है और फिर वो बदमाशी करता है। दोनों की बदमाशियों में भी फर्क होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उस इलाके से बिलोंग करता हूँ, तो उसको भी अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन अब ये जो बात है, जो ये अपना आनंद जी, पप्पू आनंद भी कह रहे हैं कि भाई हमारी जो है क्या, सॉरी क्या नाम उनका, मैं भूल गया, पप्पू यादव नहीं, पप्पू यादव तो ठीक है, पप्पू यादव ने भी विरोध नहीं किया उस तरीके से, हालांकि उनके बीच राइवल रहा हो, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे, लेकिन पप्पू यादव भी अब उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं उस तरीके से। तो आनंद मोहन जो है वो जो है खुद वो कह रहे थे कि हमारी सजा जो है तो 2007 में हुई थी, तब ये कानून बना नहीं था,
तो ये तो मामला जो है कानूनी मामला है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए नहीं बोलूँगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, आज मैंने ये लिखा भी है। सवाल ये है कि जिसे समझिए आईएएस एसोसिएशन जो बिहार का है, उसने इस पे आपत्ति जताई है कि आप कैसे उसको छोड़ रहे हैं। तो आईएएस एसोसिएशन ने, ठीक है, किसी भी आदमी की हत्या हो, जो कलेक्टर हो या कोई सामान्य आदमी हो, हत्या तो हत्या है फाइनली। तो आईएएस ऑफिसर इसलिए आपत्ति उठा रहे हैं कि आईएएस की हत्या हुई थी, तो आनंद मोहन की रिहाई की पे तो आपत्ति उठा रहे हैं, बाकियों पे बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक सवाल करता हूं कि जो आईएएस एसोसिएशन है या आईपीएस एसोसिएशन है, उनका तो मकसद होना चाहिए देश के संविधान के प्रति उनकी तो जवाबदेही बनती है। तो क्या देश के जो आईएएस हैं, जो देश के जो आईपीएस हैं, जो कलेक्टर होते हैं, जो एसपी होते हैं, क्या वो न्याय का, कानून का सही तरीके से साथ देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। फिर सवाल है कि मैं कोर्ट को थोड़ा यहाँ पे बरी करता हूँ कि जब आप सबूत ही नहीं ला के दे रहे हैं, आप जो गवाह पेश कर रहे हैं वही गड़बड़ पेश कर रहे हैं, चार्जशीट ही गड़बड़ पेश हो रहा है, तो कोर्ट बेचारी क्या करे, बेचारी हो जाती है कोर्ट। तो ये जो कार्यपालिका है और उसमें कंप्लीटली जो है सरकार का दखल है, और ये दखल कार्यपालिका एक्सेप्ट कर लेती है, वो चाहे ऑब्जर्व कर लेती है दखल को, चाहे वो लालच में करे या डर के करे, दोनों हाल है। लेकिन अगर मेरे मन में सवाल उठता है, जो दारापुरी साहब शायद इसका जवाब देंगे अच्छे से, कि मैं कहता हूं कि अगर समझिए एक आईएएस ऑफिसर या एक आईपीएस ऑफिसर किसी सरकार की बात मानने को तैयार नहीं हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो सही है वही करूंगा, तब क्या होगा? क्या राज्य सरकार ठीक है उसको हटा देगी कि भैया हटाओ इसको, कलेक्टर नहीं रहेगा, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति कलेक्टर बन करके आएगा वो कोई आईएएस ही तो आएगा, वो आईएएस एसोसिएशन में तो होगा, कोई एसपी हटा दिया जाएगा अगर राज्य सरकार की बात नहीं मानता है एसपी तो एसपी की जगह फिर कोई आईपीएस ही तो आएगा। तो वो आईएएस आईपीएस अपनी जवाबदेही जो उन्होंने शपथ ली है परीक्षा पास करने के बाद नौकरी ज्वाइन करने से पहले, उस शपथ के साथ क्यों नहीं चलते आईएएस आईपीएस? केवल नेताओं पे एक ब्लेम कर देना। देखिए, नेता हमारे कई तरीके के दबाव में जीते हैं, ये हम देख पा रहे हैं, क्योंकि नेता एक बार जीत गया तो 30 साल नहीं जीता रहेगा, उसको 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, या जब 2 साल में चुनाव होगा फिर उसको चुनाव लड़ना है। लेकिन जो एक आईएएस आईपीएस अधिकारी है वो लंबे समय तक रहता है, उसको फिर एग्जाम नहीं देना, फिर एग्जाम नहीं देना, जनता नहीं तय करती है कि आईपीएस रहेगा या आईएएस नहीं रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये दबाव जो नेताओं के ऊपर दबाव है, अगर हायर ऑफिसर्स, नौकरशाह अगर चाहे, आईएएस आईपीएस अगर चाहे, तो दबाव राजनेताओं पे कम हो सकते हैं, और वो दबाव कम होंगे तो जाहिर है राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होगी, तो देश की सारी व्यवस्थाएं अच्छी होगी। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि नेताओं पे तो हम कीचड़ उछाल देते हैं, लेकिन चाहे वो जज हो, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे सेक्रेटरीज हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर दूसरे हो, उन पे हम कोई तोहमत नहीं लगा पाते। तो मुझे लगता है उन पे भी अंडरलाइन किया जाना चाहिए कि भैया प्रश्नवाचक घेरे में आप भी हो। आईएएस एसोसिएशन इसलिए आपत्ति दर्ज कर देता है कि कलेक्टर की हत्या हो गई, कलेक्टर तो साधन संपन्न है, कलेक्टर के पास तो सारी फैसिलिटी है, वो अगर मार दिया जा रहा है तो एक आम गरीब आदमी मारा जाता है, उसकी रखवाली कौन करेगा? और छोटन शुक्ला, जैसा आपने कहा छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी, तो देखिए अपराधी जो है शूटर, जो बाहुबली है वो भी शूटर रखते हैं, अपराधी भी शूटर रखते हैं। और मैं तो ये भी जानता हूँ पर्सनली, मैं कई आईपीएस ऑफिसर को जानता हूँ, आईपीएस ऑफिसर भी इन शूटरों का इस्तेमाल करते हैं जहां वो नैतिक तरीके से या कानूनी तरीके से नहीं अपने आप को चला पाते हैं या कंट्रोल कर पाते हैं, तो कई बार वो भी अनैतिक तरीके से इन शूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, हमने तो कई किस्से ऐसे सुने हैं और देखे हैं। तो मैं कहूंगा कि केवल नेताओं पे हम ब्लेम न करें, हमारी जवाबदेही ये भी है कि हमारी जो है जो नौकरशाही है या हमारी जो प्रबुद्ध वर्ग की जो व्यवस्था है वो कैसी है। वो बीजेपी के साथ आके कुछ और बोलेंगे, कांग्रेस के साथ कुछ और बोलेंगे, जेडीयू के साथ कुछ और बोलेंगे, सवर्ण होंगे तो कुछ और बोलेंगे, दलित होंगे कुछ और बोलेंगे, इस तरह की चीजें नहीं चलेगी। एक और बात ऐड कर दूं खाली, उसके बाद मैं खत्म करूं। अब देखिए, माले के लोग जो है, माले के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे 5 जो अपराधी बंद हैं टाटा के आरोप में, टाटा तो कब का खत्म हो गया लेकिन बंद है, उनको रिहा किया जाए। उसमें कई, एक शायद कोई है जो बुजुर्ग है 95 ईयर्स ओल्ड है। तो देखिए, जो कानून हमारा बनता है उसमें 2 संभावनाएं होती है। एक तो ये होती है कि ये व्यक्ति सुधरे, और नहीं भी अगर सुधरता है तो ऐसी स्थिति में उसको पहुंचा दिया जाए कि फिर अपराध करने वाली स्थिति में नहीं रहे। अब 95 साल का व्यक्ति अगर कोई अपराध करने की क्या स्थिति में है, उसको तो ऐसे भी छोड़ते। जो ये जो राज्य सरकार के पास ये अधिकार दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं कि अगर उसको लगता है कि नहीं ठीक है यार, तो सुधर गया है या अच्छा हो गया, क्योंकि नेताओं को हम मानते हैं समाज सुधारक के तौर पे भी देखते हैं, नेताओं को हम मानते हैं कि सोसाइटी में बेहतरी के लिए नेता काम करते हैं, तो नेताओं के पास ये विवेक का अधिकार दिया गया है। अब विवेक का अधिकार ये अलग राजनीतिक अधिकार बन जाए या राजनीतिक चरित्र बन जाए तो बात दूसरी, उसको कुछ नहीं कर सकते। यही बात आप, मतलब सेम प्रश्न है
कि वहां पे अगर आप गुजरात को देखिए तो गुजरात में इतने आईपीएस अफसर जेल जा रहे हैं, तो किसी को कुछ पकड़ा जा रहा है, कुछ हो रहा है। बिहार में आईएएस एसोसिएशन को बड़ा बुरा लग रहा है कि नहीं नहीं भाई, आईएएस के अगेंस्ट ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। धनंजय जी, देखिए एक जो आम और खास दोनों तरह के लोग बोलते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं, तो ये कह देना थोड़ा जनरलाइज कर देना है। मैं नीतीश कुमार के संदर्भ में बिल्कुल ये बात कर सकता हूँ कि जनरलाइज मत करिए। जो गुजरात में हुआ है या जो गुजरात में हो रहा है और जो गुजरात में कर रहे हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो कितने ताकतवर हैं, और बिहार में किस तरीके से उन्होंने कोशिश की लगातार कि बिहार को उसी तरह से खराब किया जाए, बिहार में वही स्थिति लाई जाए जो आज उत्तर प्रदेश में है, वो स्थिति बिहार में भी। आप याद कीजिए, बिहार जो है, जब नीतीश कुमार आए थे, बीजेपी साथ में थी और 10 तक ये कानून नहीं बना था। 10 तक ऐसे भी लोग मानते हैं कि जो नीतीश कुमार का 5 और 10 2 टर्म था जो बड़ा अच्छा माना गया, तो बड़ा अच्छा माना गया। उसके बाद जब आते हैं मोदी जी का उदय हुआ, तब वहां पे अलग तरीके की हलचल शुरू हुई बिहार को, आप तो आज को देख रहे हैं। तो एक तो जो बिहार में जो हो रहा है उसमें आज भी अगर ये घटना की बात करें जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो आनंद मोहन सिंह छूट गए, ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि भैया इसमें मुसलमान भी 5 छूटे हैं, 9 यादव छूटे हैं, तो सबसे ज्यादा ये लाभ तो आरजेडी को होने जा रहा है ना। फिर जो है पासवान भी छूटे हैं, दलित भी है, ओबीसी के जो निचले तबके की कास्ट के लोग हैं वो भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार ने एक जो है एक कहते हैं ना कि जो झाड़ फूक करने वाला भी जब जाता है किसी दूसरे को झाड़ने फूकने, तो पहले अपना घर बांध लेता है, नहीं तो फिर वो उसके ऊपर आ जाएगा तंत्र मंत्र। तो नीतीश कुमार ने मुझे लगता है यही किया है कि अब जान रहे हैं कि बिहार से निकल करके उनको पूरे देश में घूमना है, तो बिहार को जरा बांध लेते हैं, तेजस्वी को थोड़ा मजबूत कर देते हैं, नहीं तो तेजस्वी कमजोर पड़ जाएगा, उस तरह की राजनीति वो नहीं जानता है। देखिए, जितना मैंने राजनीति को देखा है पिछले 30 वर्षों में, मैं और पीछे की भी बात कर सकता हूँ, लेकिन 30 वर्षों की बात कर सकता हूँ सीधे सीधे। 30 वर्षों की राजनीति मैंने देखी है, तो राजनीति इतनी आसान नहीं है जितनी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और कई नैतिक अनैतिक चीजों को भी सोचना पड़ता है, लेकिन एक मंशा होती है हमेशा। जैसा कि एक आपके जो यहाँ पे दर्शक है उन्होंने बड़ा लिखा है, कुछ तंवर साहब है या शायद कुछ नाम है, सुरेंद्र जी नाम है, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि भाई जो वहाँ पे जो घटना हुई, जैसा कि ब्रजेश जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि ये जान के घटना नहीं हुई थी कि वो दलित आईएएस आ रहा है उसको मार देना है, बल्कि इसलिए घटना हुई कि लाल बत्ती आ रही, तो लाल बत्ती का मतलब होता है सरकार उसका प्रतिरूप है और उस पर हमला किया गया, और उसके बाद उनकी हत्या हो गई, बाद में कहते हैं गोली भी मार दी गई, तो आक्रोश था, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चीजें यहाँ पे बाबरी मस्जिद ढहाने के समय हुई, वहां तो खड़े थे अडवाणी जी, वहां तो उमा भारती खड़ी थी, वहां तो भाषण दे रहे थे और उकसाया, उसमें ढेर सारे लोग मरे भी, तो उसका क्या हुआ? कोई आरोपी साबित नहीं हुआ, किसी पे आरोप नहीं लगा, कोई जेल नहीं गया, जबकि ज्यादा बड़ी दुर्घटना थी वो। उसके बाद दंगा हुआ, उसके बाद लोग मरे, उसके बाद क्या नहीं हुआ, देश की पूरी स्थिति बदल गई, तो उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर आप मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, उस पर लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। और एक जो देखिए नीतीश कुमार ने पिछले 2005 के बाद जो बिहार है, कोई माने ना माने, मैं इतना कहना जरूर चाहूंगा कि आप बिहार जाकर के देखिए, वो बदलाव जो है वो निचली कास्ट में भी आया है, और निचली कास्ट के लोगों ने, इसीलिए नीतीश कुमार बार बार जीत के आते हैं, और मुख्यमंत्री के तौर पे आज भी उनको टेंशन नहीं है, वो जानते हैं कि जिधर वो जाएंगे वोट आएगा। क्योंकि अशोक चौधरी, रविकांत भाई, अशोक चौधरी जो है वो दलित नेता है, आप जानते हो कि महावीर चौधरी जी के बेटा है वो, और वो अभी नंबर 2 माने जाते हैं। विजेंद्र यादव है, विजय कुमार चौधरी है, तो एक जो सामाजिक समरसता होती है या जो कहिए समावेशी समाज के निर्माण की बात होती है, नीतीश कुमार ने लगातार ये प्रयास किया है। और हम अक्सर इस बातचीत में भूल जाते हैं कि महिलाओं को लेकर के हम बात, दलित की बात हम बहुत गंभीरता से करते हैं, मुस्लिम की बात भी बहुत गंभीरता से करते हैं, लेकिन औरतों की बात हम कभी गंभीरता से नहीं करते। जबकि सबसे ज्यादा मैं मानता हूं कि शोषित, चाहे वो दलित महिला हो या सवर्ण महिला हो या पिछड़े क्लास की महिला हो, सबसे ज्यादा आज भी, कम से कम बिहार की बात बताऊं, महिलाएं शोषित है। लड़की कलेक्टर भी हो जाती तो भी उसका बाप ही शादी करता है, वही तय करेगा कहाँ इसकी शादी होगी, इस तरह की स्थिति है। और लड़कियों को लेकर के आज भी यही भाव है कि लड़की शादी करके जा रही है तो खाना पकाएगी, तो नौकरी भी करती है, टीचर भी है, और वो घर में जो है सास की सेवा भी कर रही है। तो औरतों को लेकर के जो नीतीश कुमार ने काम किया है पिछले कुछ वर्षों में, वो अपने आप में देश के सामने एक नमूने के तौर पर रखा जाना चाहिए। जिससे कि उत्तर प्रदेश में कहा उन्होंने, प्रियंका गांधी ने,
कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, या लड़कियों को देने की बात कही, लेकिन उन्होंने किया नहीं, कांग्रेस ने ये किया नहीं। कांग्रेस, नीतीश कुमार ने जरूर ये करके दिखाया है। तो मैं बोलूंगा कि नीतीश कुमार ठीक है, बिल्कुल सही बात, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ये जो कानून को उन्होंने बदला है वो बदलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये बदलने के पीछे वजह ये है कि कानून देख तो उन्होंने ही बनाया था, कोई पहले से कानून नहीं था कि आज से 50 साल पहले से कानून था। और उस समय जो स्थिति थी बिहार की और आज जो स्थिति है बिहार की, उसमें बदलाव है। अभी गुंडे उस तरह से कूद नहीं सकते जिस तरह से उस समय कूदा करते थे, जिस तरह से उस समय से हत्याएं होती थी, डकैती हो जाती थी, हत्याएं आज भी होती है, शराब पी के आज भी मर रहे हैं लोग, पहले भी मर रहे थे। लेकिन मैं कहूंगा कि एक जो मोदी जी या अमित शाह का जिस तरह से खड़ा किया एक आडंबर है, या कहिए एक हवा है, या जिस तरह की राजनीति गिरिराज सिंह और वो कर रहे हैं। अब देखिए क्या बोला सम्राट चौधरी ने, यहाँ बोलते हैं ये कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वहां वो बोल रहा है नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे। तो ये जो भाषा है बीजेपी की, इस भाषा से कैसे लड़ेंगे आप? इस भाषा से लड़ने के लिए या तो आप एकदम चुप हो जाइए, आप अपनी भाषा करते रहिए। तो आज वो स्थिति मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें बीजेपी लगातार लाभ उठाने की कोशिश में है, चाहे जैसे हो, चाहे हुक एंड क्रुक जिसको बोलते हैं, ये किन प्रकारेण कैसे भी किसी को साथ लेना पड़े, किसी को मार देना पड़े, किसी को जेल में बंद कर देना पड़े। यूपी में हम रोज देख रहे हैं भाई, यूपी में एक से एक बड़े बाहुबली है। अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह पे इतना हंगामा चल रहा है, धरने पे बैठी है लड़कियां। क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या कर रहे हैं योगी जी चुप है, कुछ उनको नहीं सूझ रहा है। लेकिन अभी जो है बीजेपी के नेता बिहार में भी ये कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हम भी साथ में हैं कि हाँ आनंद मोहन को रिहा किया जाए। और आनंद मोहन ने जो किया उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार ने जो किया उसको भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक समीक्षक होने के नाते ये हमको देखना पड़ेगा कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग निर्णय लेने पड़ते हैं कई बार। आज जो राजनीतिक हालात हैं देश के वो कंप्लीटली डिफरेंट। आप उस तरह से अगर चलेंगे तो आप बिल्कुल हारते रहेंगे। राहुल गांधी की जो स्थिति हुई वो इसीलिए हुई। आज राहुल गांधी जिस तरह से फिर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, कमर कसे हैं, उसका नतीजा है कि कर्नाटक में जो है बदलाव आने की बात की जा रही है। तो बिहार मुझे लगता है अगर बचाना है तो नीतीश कुमार ने ये सोचा कि एक समावेशी बात हो। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जो है, देखिए कानून का, मैंने पहले वक्तव्य में भी कहा कि अगर आईएएस आईपीएस अगर चाह ले कि कानून से 1 इंच नहीं हिलेंगे तो कोई भारत में नहीं है जो हिला सकता हो। अपराधी तो बिल्कुल नहीं हिला सकता, क्योंकि अपराधियों, मैं किसी अपराधी की औकात इतनी नहीं जानता हूं जो आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर को चैलेंज कर दे। मैंने देखा यही आनंद मोहन को, आप याद करिए भाई साहब, आनंद मोहन को पटना रेलवे स्टेशन पे जो उस समय का सीनियर एसपी था पटना का, हमारे गांव का था वो, कुंदन कृष्णन हमारे गांव का ही है, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। उसने कैसे थप्पड़ मारा था, आपने एक बार सीने अगर याद कीजिए किस तरह से उसको बंद किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि, और मैं ये भी जानता हूं कि जो बड़े अपराधी हमारे इलाके के माने जाते हैं, वो अभी उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, अनंत सिंह के साथ जो है उनके शूटर जो हैं वो गैर यादव और पिछड़े जाति के लोग हैं। भूमिहार उनके साथ कम है, ज्यादा उनके साथ जो है पिछड़ी जातियों के लोग हैं, और वो उन लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसा माना जाता है उस इलाके में औरतों के साथ कोई बदमाशी करके दिखाए, तो चाहे कोई हो, चाहे भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, किसी को नहीं बख्शता वो आदमी। तो एक अलग रॉबिन हुड की छवि है, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार ने उन तमाम परिस्थितियों के बीच एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की, अच्छा बुरा जो भी हुआ। लेकिन मैं कहूँ कि अगर उस जगह पे मैं होता तो मैं शायद ऐसा ही करता, क्योंकि राजनीति में रहना है तो आपको जीतना ही पड़ेगा, सीटें भी चाहिए। नहीं सीटें अगर आएगी तो आप हटा दिए जाओगे। नीतीश कुमार कम सीटें ला करके भी मुख्यमंत्री बने हैं तो उनकी अपनी काबिलियत। ठीक है, ठीक है।